हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 6 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स फ्री में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने बजट में घोषित नई योजनाओं पर कब तक के लिए ब्रेक लगा दिया है? नई योजनाओं के साथ साथ जो पुरानी योजनाएं चल रही थी उन पर भी खर्च में कटौती की गई है। इसका आंसर होगा मार्च 2021। ओके, हालांकि 2 योजनाएं हैं नई जिन पर खर्च होता रहेगा। कौन कौन सी है? आत्मनिर्भर भारत योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उस पर रोक नहीं लगेगी। ठीक है, क्यों हुआ है? देखिए, कोरोना संकट की वजह से जो अर्थव्यवस्था में बेहद ज़्यादा सुस्ती हो गई है, नेगेटिव ग्रोथ की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं, तो ऐसे में ये फैसला लिया गया है। नेगेटिव ग्रोथ का आकलन तो आरबीआई ने भी किया हुआ है। ओके, तो वित्त मंत्रालय ने मार्च 2021 तक के लिए जो भी स्वीकृत नई योजना है उसको शुरू करने से रोक दिया। कहा कि डिपार्टमेंट्स को, मंत्रालय को, कि वो सब कोई शुरू नहीं होगा नई योजनाएं। अच्छा, ये आदेश जो है उन योजनाओं पर भी लागू होगा जिनके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खर्च के लिए डिपार्टमेंट्स को एक तरह से मंजूरी दे रखी थी। ठीक है, देखिए हुआ क्या है, थोड़ा सा समझने की बात है, इकोनॉमिक्स है ये। देखिए, हुआ ये है कि खर्च बढ़ने के साथ साथ सरकार को संसाधनों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत कम आ रहा है, और सीएजी के पास जो रिपोर्ट पहुंची है उसके मुताबिक इनकम कितना हुआ? 27,500 करोड़ रुपए, और खर्च कितना हुआ? 3 लाख से ज़्यादा करोड़ रुपए। ओके, जो बजट अनुमान का 10% है। ओके, तो फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसकी जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, गवर्नमेंट की भी, देश की भी, तो उसकी वजह से सरकार अब ज़्यादा कर्ज ले रही है। देखिए, बीते दिनों सरकार ने ये ऐलान किया था, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था, इंपॉर्टेंट ऐलान था कि चालू जो वित्त वर्ष है 2020-21 उसके लिए बाजार से 4.2 लाख करोड़ की जगह 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। कर्ज कैसे लेगी? तो बॉन्ड बेच कर लेगी। ओके, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैसला था जिसको मैंने काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था। जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको ये पता होगा। ओके, तो हालात बहुत ख़राब हैं, और सीएजी के आंकड़े बताते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले महीने में जो अनुमानित राजकोषीय घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है, वो 1/3 से ज़्यादा का उसका नुकसान हो चुका है। और अब सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने का भी फैसला किया है। ओके, एक तो मार्केट से उठाने का फैसला किया था 12 लाख करोड़ रुपए, और अब नया 4 लाख करोड़ रुपए और कर्ज लेने की बात कही। और मूडीज़ ने हाल ही में इंडिया की जो रेटिंग है, सोवरेन रेटिंग, वो नेगेटिव बताई थी, मैंने आपको बताया था। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि कोरोना पेशेंट के मामले में इंडिया 6th पोजीशन पर पहुंच गया। पहले 10th पे था, फिर 7th पे आया, और अब 6th पे पहुंच गया। इटली को भी पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने। देखिए, मेरे बगल में ये रहा वर्ल्डोमीटर वेबसाइट का डेटा। देखिए, ये पूरी दुनिया से, जो अलग अलग देशों से ये वेबसाइट डेटा इकट्ठा करती है, और जो तमाम न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वो इसको ऑथेंटिक मानते हैं। ओके, और रेफरेंस देते हैं। तो इसके मुताबिक इंडिया में 2,36,000 से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं। ठीक है, तो कौन कौन देश कितने लेवल पर है वो देख लेते हैं एक बार। नंबर 1 पे यूएसए है, सेकेंड पर ब्राज़ील है, तीसरे पे है रूस, 4th पे है स्पेन, 5th पे है यूके, और 6th पे है इंडिया। और जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण इंडिया में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, हालांकि टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। ओके, इतने कम टेस्ट के बावजूद इतना ज़्यादा आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है, आशंका ये है, जो इस पर विशेषज्ञों का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है, मीडिया में ये बात आई है कि यूके को भी हम लोग छोड़ सकते हैं। हालांकि डेथ रेट में, यानी मृत्यु दर में, हम लोग जो है दूसरे देशों की तुलना में ठीक स्थिति में, उतनी ज़्यादा मौतें नहीं हो रही हैं, लेकिन कोरोना फैल बहुत तेज़ी से रहा है, और ऐसे में इकोनॉमिक स्थिति जो खराब हुई है वो बहुत चिंताजनक है। ओके, रोजगार की भी स्थिति खराब है। CMI का डेटा था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि 12 करोड़ लोग भारत में बेरोजगार हो चुके हैं। उनमें से 2 करोड़ लोग जो हैं वो सैलरीड क्लास के लोग थे। तो ये स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 के दौरान भारत ने गावी को कितनी सहायता देने का वादा किया है? गावी का फुल फॉर्म है द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। ओके, तो इसका आंसर होगा $15 मिलियन। ये अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 112 करोड़ रुपए होते हैं।
देखिए, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन यानी समिट 2020 का आयोजन हुआ था 4 जून को। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो की थी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने, और भारत की तरफ से इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी थे। तो उन्होंने ये वादा किया कि गावी के लिए $15 मिलियन यानी लगभग 112 करोड़ रुपए वो देंगे। तो यहाँ पर ये गावी जो ये चीज़ है, द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशंस, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इस वक्त कोरोना पेंडेमिक के मामले में कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ वर्ड्स हैं, वो सब काफ़ी तेज़ी से उभरे हैं। तो एक ये भी है गावी, ठीक है, और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके सीईओ कौन है? सेठ बर्कले। ओके, ये पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है और इसका काम है वैक्सीन की खोज करना और सस्ती कीमत पर देशों, अलग अलग देशों के जो गरीब लोग हैं उन तक वैक्सीन पहुंचाना। ओके, और गावी जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ऑब्जर्वर के रूप में भी है। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक संगठन जो है वो बन रहा है, विकसित हो रहा है ये गावी। और इस वक्त कोरोना पेंडेमिक में वैक्सीन बनाने के लिए एक अलायंस बना हुआ है और ये जो गावी है वो काफ़ी काम कर रहा है, वो फंड दे रहा है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को। ओके, फ़ायदा ये होगा इससे गावी की वजह से कि अगर कोई, मैं उदाहरण दूं कि अगर कोई एक कंपनी ने वैक्सीन बना लिया तो उससे ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा कीमत पर बेच सकती है उस वैक्सीन को। ओके, और वैक्सीन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पूरी टीम लगती है, रिसर्च वर्क होता है। तो इसलिए ऐसे वक्त में बहुत जल्दी वैक्सीन बनाना जो है ना, अभी किसी एक कंपनी के लिए बहुत आसान नहीं है। आप लोग मीडिया न्यूज़ में सुनते होंगे कि कभी अमेरिका की एक कंपनी ने कह दिया कि हमने बना लिया है, कभी इजराइल की कंपनी ने कह दिया हमने बना दिया, कभी स्पेन की एक कंपनी आती है वो कहती है कि हमने तैयार कर लिया है। लेकिन एक्चुअल पोजीशन में मार्केट में आने में अभी बहुत लंबा टाइम लगना है वैक्सीन को आने में। तो ऐसे में ये जो गावी है ये एक इम्पॉर्टेंट महत्व रखता है इस वक्त, ताकि वो वैक्सीन के क्रिएशन में, बनाने में जो पूरी दुनिया के देश एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पर दुनिया के वैज्ञानिक एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, डॉक्टर्स एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और उससे सस्ता विकल्प बन सकता है, बहुत तेज़ी से विकसित हो सकता है, सस्ते में मिल जाएगा। ओके, तो गावी का ये ध्यान रखना, जो भी मैंने बताया सीईओ और क्या क्या है, कहाँ पर मुख्यालय है, ये सब आप ध्यान रखना। ओके, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका लोकेशन है, मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश का पहला राज्य जिसने गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट देने की सुविधा की योजना बनाई है। अभी योजना बनाई गई है, ओके, अभी लागू नहीं किया गया। इसका आंसर होगा केरल। ओके, केरल में जो सरकार है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है, तो उसने ये योजना बनाई है। और लागत कितनी है इस योजना की? तो 1548 करोड़ रुपए। ओके, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोजेक्ट है। इसके तहत ये हुआ गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग जो हैं, करीब 20 लाख परिवार हैं केरल में, उनको हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध हो जाएगा। और ये इसका नाम, इस प्रोजेक्ट का भी नाम दिया गया है, वो भी आप नाम ध्यान रखना, केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क यानी KFON। ओके, ये नाम दिया गया है और इस साल के आखिरी में ये योजना लागू हो जाएगी। कोशिश सरकार की ये भी है कि ये जल्दी से जल्दी लागू हो जाए, लेकिन फंड है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थाएं हैं उन सबको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं केरल के बारे में कि पिछले साल ही यानी 2019 में केरल ने इंटरनेट सभी नागरिकों के एक मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला वो पहला राज्य बन गया था। मतलब केरल में इंटरनेट सभी नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट तथ्य को ध्यान में रखना। ओके, अच्छा, ये डेवलपमेंट क्यों हुआ है? फ्री में BPL के लोगों को क्यों इंटरनेट दिया जा रहा है? एक वजह, सवाल उठ सकता है आपके मन में। देखिए, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, करीब एक हफ्ते पहले, केरल के मल्लपुरम में 10th क्लास में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट ने, छात्रा ने सुसाइड कर लिया था। और उसने सुसाइड नोट में ये लिखा कि ऑनलाइन क्लास तो हो रहे हैं स्कूलों में, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रही है क्योंकि उसके पास न तो मोबाइल है और न ही उसके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। दलित कॉलोनी में रहती थी और उसकी वजह से उसने आत्महत्या कर दी थी। और ये बात काफ़ी तेज़ी से उठी और ये माहौल भी गया कि हाँ, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो नई टेक्नोलॉजी के युग में सबसे ज़्यादा पिछड़ जाते हैं, तो उन तक पहुंचाया जाए। क्योंकि अभी जो संपन्न लोग हैं, जो मिडिल क्लास भी है, वो कम से कम इंटरनेट उसके पास है और वो पढ़ाई कर रहा है। एक और बात आ रही है कि
क्लासेज जो हो रहे हैं वो 3-4 घंटे हो रहे हैं, तो ऐसे में ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत पड़ रही है और इंटरनेट के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ा है। तो ऐसे में बिलो पॉवर्टी लाइन को एक सहारा केरल सरकार ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना और तमाम दोस्तों को जरूर शेयर करना। आपके लिए बड़ी मेहनत से ये करंट अफेयर्स वीडियो बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इसका जिक्र मैंने 2 दिन पहले भी किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के मामले में गलत रिसर्च पेपर को किस मेडिकल जर्नल ने पब्लिकेशन से हटा दिया, जिसकी वजह से WHO सहित कई देशों में इस दवा पर रोक लग गई थी। इसका आंसर होगा लैंसेट। ओके, देखिए 2 रिसर्च जर्नल में ये छपा था, लैंसेट और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। तो इसमें से लैंसेट से इस रिसर्च पेपर को हटा दिया गया। देखिए हुआ क्या था, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस दवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है और भारत से ही एक्सपोर्ट होता है अलग अलग देशों में। और ये माना जा रहा था कि एक साजिश के तहत इस गलत रिसर्च पेपर को पब्लिश किया गया। तो इस रिसर्च पेपर में ये दावा किया गया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के इस्तेमाल से कोविड-19 के मरीजों में मृत्यु दर बढ़ती है, मतलब मॉर्टेलिटी बढ़ती है। इस दवा को इस्तेमाल करने से मौत ज़्यादा होती है कोविड-19 के लोगों में। और ये दावा दुनिया भर के 96,000 मरीजों पर रिसर्च के आधार पर किया गया था। ओके, और ये रिसर्च पेपर लैंसेट और ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुआ था। लेकिन ब्रिटेन के मशहूर न्यूज़पेपर द गार्जियन ने इसकी इन्वेस्टिगेशन किया इसका और पाया कि जिन देशों में मरीजों का आंकड़ा दिया गया है उतने मरीज तो वहाँ थे ही नहीं और मौत भी उतनी नहीं हुई थी। तो उसका सवाल उठा और फिर चेक हुआ कि मरीज क्या क्या हैं, तो मरीज मिले ही नहीं और जिसके बारे में डेटा दिया गया था। तो उसका WHO ने इस दवा के ट्रायल पर लगी जो रोक थी उसको हटा दिया एक तरह से। ओके, क्योंकि WHO के इस फैसले से तमाम देशों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के यूज़ पर एक तरह बैन लगा दिया था। तो यहाँ डिटेल एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, नई बात है कि किसने ये रिसर्च पेपर बनाया था। देखिए ये हाल का इस दुनिया का सबसे बड़ा ये मेडिकल स्कैंडल माना जा रहा है। इसमें 3 भारतीय शामिल थे, सपन देसाई, MR मेहरा और AN पटेल। अच्छा, जब लैंसेट ने कि वहाँ की एडिटोरियल टीम ने रिसर्च की ऑडिट करने के लिए उनसे आंकड़े मांगे इन तीनों जो रिसर्चर से, तब मरीजों की प्राइवेसी का उल्लंघन का हवाला देकर इन्होंने डेटा देने से इनकार कर दिया। उसी के बाद लैंसेट ने इस रिसर्च पेपर को हटा दिया और माना जा रहा है कि ये पूरी तरह से फेक रिसर्च था। मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया की जो बड़ी फार्मा कंपनी है वो एक दवा है रेमडेसिविर, उस दवा को पॉपुलर बनाने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के गलत रिसर्च को पब्लिश करवाया। इसको पूरा एक साजिश स्कैंडल रचा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत को 2022 में होने वाले किस एशियाई कप की मेजबानी मिली है? किस महिला एशियाई कप की मेजबानी मिली है? आंसर होगा महिला एशिया फुटबॉल कप। ओके, देखिए ये टूर्नामेंट इंडिया में 42 ईयर के बाद होने जा रहा है और इससे पहले 1979 में मेजबानी मिली थी, तब भारत की टीम जो है रनर अप रही थी। और ये फैसला एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की महिला कमेटी ने 5 जून को एक मीटिंग में ये फैसला लिया है। टूर्नामेंट जो है 2022 के आखिरी में होगा, नवंबर-दिसंबर के आसपास होगा। 12 टीमें शामिल होंगी और मेजबान होने के नाते भारतीय टीम सीधे क्वालिफाई कर जाएगी। ओके, इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो इवेंट है वो 2023 का जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है उसके लिए आखिरी क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के तौर पर भी इसको माना जाएगा। मतलब इसमें जो परफॉर्म करेंगे अच्छे उनको मौका मिलेगा फीफा महिला वर्ल्ड कप खेलने का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कितने दिनों का वक्त दिया है? ये 5 जून को ये फैसला सुनाया है, अदालत ने आदेश जारी किया। आंसर होगा ये 15 दिन। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन में कहा है, वक्त दिया है और कहा है कि इतने दिनों में मजदूरों को घर पहुंचाया जाए, फ्री में उनको खाना दिया जाए। ओके, स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई जाएँ। दरअसल हुआ ये कि अभी सरकार ने ये फैसला करना शुरू कर दिया था कि श्रमिक ट्रेनों को हम रोक देंगे, अब नहीं चलाएंगे, क्योंकि नॉर्मल ट्रेनें जो चल रही हैं तो जो मजदूर हैं वो नॉर्मल ट्रेन से जाएँ, इस तरह की बात चल रही थी। अभी एक्चुअल फैसला नहीं हुआ था, मीडिया में कुछ खबरें आई थी। तो उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि 15 दिन में पहले घर तो पहुँचाओ उनको। और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया था कि खाना वगैरह सब कुछ फ्री में दिया जाए मजदूरों को, क्योंकि उनकी हालत ख़राब है और मौत भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पैदल उनको चलना पड़ा था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय लेखक को, राइटर को
कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार, इंग्लिश में कहेंगे इसे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। एशिया क्षेत्र के लिए उनको ये पुरस्कार मिला है, जीता उन्होंने। ओके, या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कह सकते हैं कि एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 किसने जीता? आंसर होगा कृतिका पांडे। ओके, ये जो प्रतियोगिता है वो 18 से अधिक उम्र के जो राष्ट्रमंडल नागरिक हैं, राष्ट्रमंडल जो देश कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके जो लोग हैं उनके लिए था। ओके, तो इंडियन राइटर हैं कृतिका पांडे, तो उन्होंने ये 2020 में एक लिखा था द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी, तो उसके लिए ये सम्मान मिला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बॉलीवुड से जुड़े अनवर सागर का 3 जून 2020 को निधन हो गया, तो वो इनमें से क्या थे? इसका आंसर होगा गीतकार। वो 70 ईयर के थे और 80-90 के दशक में उन्होंने फिल्मों में गाने खूब लिखे थे। बहुत सारे गाने उनके पॉपुलर हुए थे। सपने साजन के जो याराना फिल्म में थी, इसके अलावा जो एक गाना था वादा रहा सनम फिल्म खिलाड़ी के लिए, तो उससे उनको पहचान मिली थी, वो सब उन्होंने लिखे थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF का अगला सालाना शिखर सम्मेलन कब होगा? आंसर होगा जनवरी 2021 में। ओके, ये लिया गया है। अच्छा, ये वर्चुअल तरीके से भी इसमें लोग हिस्सा ले सकेंगे, ये ऐसा किया गया है। और इसकी थीम क्या है? द ग्रेट रीस्टार्ट। ओके, ये थीम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का अब तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, PDF उसका नोट्स के साथ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना आप। और 2019 का भी करंट अफेयर्स है पूरे ईयर का, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अमेजन पर बुक भी है 2019 का करंट अफेयर्स का, वो भी आप ले सकते हो, हजारों लोगों ने लिया है। क्वेश्चन होगा अगला, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में राजदूत यानी एम्बेसडर और भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया गवर्नमेंट के द्वारा? आंसर होगा ब्रजेंद्र नवनीत। ओके, वो तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS ऑफिसर है। तो WTO की बात हो रही है, मेंबर कंट्री कितने हैं? 164। मेरे बगल में आप देख रहे हो स्क्रीन पे वर्ल्ड मैप, तो उसमें जितने भी ग्रीन हैं वो सब मेंबर कंट्री, मेंबर स्टेट है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। कब स्थापित हुआ था WTO? 1 जनवरी 1995 को। और इस वक्त डायरेक्टर जनरल कौन है, DG कौन है? पास्कल लैमी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी PIDF बनाने की घोषणा किस बैंक ने की है? आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। ओके, 250 करोड़ रुपए के साथ ये फंड शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रूस के साइबेरिया में पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल के रिसाव के बाद किस नदी का रंग लाल हो गया? नदी की जो स्थिति है वो बेहद खराब हो गई। मैंने कल भी जिक्र किया था, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस नदी को लेकर क्वेश्चन बनना ज़रूरी था। वो हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए। तो इसका आंसर होगा अंबर नाया नदी। ओके, अंबर नाया रिवर। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 4 जून को साइबेरिया में स्टेट इमरजेंसी की भी घोषणा कर दी है। और जहाँ पर ये तेल रिसाव हुआ, लीक हुआ डीजल, वो साइबेरिया के नोलोस्क सिटी में स्थित है। वहाँ बहुत पॉल्यूशन रहता है आमतौर पे, लेकिन अभी तो बहुत हालत ख़राब हो गई है नदी के पॉल्यूशन की वजह से। और नदी को साफ़ करने के लिए, उसमें से तेल हटाने के लिए करीब 1.16 बिलियन यूरो तक खर्च करना पड़ सकता है। तो सवाल है कि डीजल जो लीक हुआ है, ऑयल लीक हुआ है, वो कैसे हुआ? देखिए, वहाँ पर साइबेरिया के उस इलाके में वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, तो इतना ठोस बर्फ़ है कि उसी पर फ्यूल टैंक रखा गया था। और वो जो जिस पर फ्यूल टैंक रखा हुआ था उसका पिलर धंस गया, यानी बर्फ़ जो है मेल्ट हो गया। तो उसकी वजह से ये तेल चला गया और नदी में ये फैल गया। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और दुनिया भर में जो दुनिया भर के अखबार हैं वो इसको बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फोर्ब्स 2020 की जारी सूची जो है वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज़ में भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर का किसका नाम है? इसका आंसर हो अक्षय कुमार। ओके, तो अक्षय कुमार का ही नाम है इंडिया में। और हालांकि उनकी जो इनकम है वो 22% कम हो गई है और 364 करोड़ रुपए वो कमा रहे हैं एक साल में। और इस लिस्ट में 33वें रैंक से फिसल के वो अभी 52वें स्थान पर आ गए हैं, 52वें स्थान पर इस वक्त हैं।